नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं ब्रिजेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी जूनियर SST का जो अगला टॉपिक है वह है भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना। क्या है दोस्तों? भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इसके बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न हो सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको हम लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को लगे कि कंटेंट अच्छा है तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य इतिहास के संदर्भ में दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे आता है साहित्यिक स्रोत और नंबर 2 पे जाता है आप लोगों का पूरा तात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों क्या क्या आता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की दोस्तों इंडिका और बौद्ध साहित्य और पुराण। ये सभी क्या है दोस्तों? साहित्यिक स्रोत हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य राजनीति और शासन के बारे में जानकारी मिलती है। यानी दोस्तों जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे हम मौर्य साम्राज्य जो है उसकी राजनीति और शासन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हम जान सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजनीति और उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। कौटिल्य दोस्तों कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौटिल्य था। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे गुप्त काल में विशाखदत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस बताती है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया था। दोस्तों, जो विशाखदत्त द्वारा लिखी गई थी उस पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस। क्या थी दोस्तों? मुद्रा राक्षस। और इस पुस्तक से हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका। यह दोस्तों इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, जाति प्रणाली और भारत में गुलामी का न होना दर्शाती है। क्या दर्शाती है? मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका। यानी इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगस्थनीज थे। और इस पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, जाति के बारे में और भारत में गुलामी का न होना दोस्तों यह मेगस्थनीज की इंडिका जो है दर्शाती है। बौद्ध साहित्य के जातक मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के विषय में बताते हैं। दोस्तों, जो बौद्ध साहित्य का जातक है उससे क्या जानकारी मिलती है हमें कि मौर्य काल के जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसके विषय में हमें बौद्ध साहित्य के जातक से दोस्तों जानकारी मिलती है। बौद्ध के वृत्तांत दोस्तों क्या थे? महावंश और दीपवंश। इससे अशोक के बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने के बारे में बताते हैं। यानी महावंश और दीपवंश से हमें दोस्तों यह जानकारी मिलती है कि अशोक का जो बौद्ध धर्म था उसको श्रीलंका तक फैलाने में किस किस का हाथ था, किस किस तरह से प्रचार किया गया, उसके बारे में दोस्तों हमें बौद्ध वृत्तांत दोस्तों महावंश और दीपवंश के बारे में से जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों से दोस्तों हमें वृत्तांत से जानकारी मिलती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पूरा तात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? साहित्यिक स्रोत। अब हम देखेंगे पूरा तात्विक स्रोत। तो पूरा तात्विक स्रोतों में क्या क्या आते हैं दोस्तों? तो अशोक के शिलालेख, अभिलेख और वस्तुओं के अवशेष जैसे चांदी और तांबे के छेद हुए सिक्के शामिल हैं। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम व्याख्या जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में की थी। तो अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने कब किया था? तो दोस्तों 1837 ईस्वी में किया था। अशोक के अभिलेखों और उनकी जगह के बारे में
एक संक्षिप्त विवरण दोस्तों नीचे दिया गया है। तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों के बारे में संक्षिप्त विवरण किस प्रकार दिया गया है, तो आइए हम आप सभी लोगों को बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है अशोक की राजाज्ञा और शिलालेख, यानी अशोक के शिलालेख की लाइन हमें इस जानकारी में मिलेगी। उसके बारे में यह जो शिलालेख है यह क्या दर्शाते हैं इसके बारे में दिया गया है, और उसकी स्थान यानी जो वर्तमान या पुरानी स्थिति है वह कौन सी थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम 14 मुख्य शिलालेख के बारे में जानेंगे, और यह इन मुख्य शिलालेख में क्या बताया गया है दोस्तों, तो धम्म के सूत्र बताए गए हैं। किसके सूत्र, तो धम्म के सूत्र बताए गए हैं। दोस्तों इसकी स्थिति क्या क्या थी, तो कालसी जो देहरादून उत्तराखंड, इसके बाद दोस्तों मानसेहरा जो है हजारा में है पाकिस्तान, हजारा दोस्तों कहाँ था, पाकिस्तान। जूनागढ़ गिरनार गुजरात में है, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा, यर्रागुड्डी कुरनूल आंध्र प्रदेश, और शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है। इसके बाद दोस्तों कलिंग शिलालेख, कलिंग शिलालेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध के बाद नई प्रशासन प्रणाली, यह दोस्तों क्या दर्शाता है, कलिंग का शिलालेख दर्शाता है। यह दोस्तों धौली या तोशाली यानी पूरी उड़ीसा में है, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में है। ये दो कलिंग के शिलालेख दोस्तों मिले हैं, कहाँ कहाँ है, एक पूरी उड़ीसा में है और दूसरा जौगढ़ यानी गंजाम, यह भी उड़ीसा में ही है। इसके बाद दोस्तों लघु शिलालेख है। लघु शिलालेख में क्या है, अशोक का निजी इतिहास और उसका धम्म सारांश दोस्तों लघु शिलालेख में मिलते हैं। और लघु शिलालेख दोस्तों कहाँ है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, रूपनाथ मध्य प्रदेश, सिद्धपुर कर्नाटक और मास्की आंध्र प्रदेश में है। और दोस्तों भारुत वैरुत शिलालेख, दोस्तों यह अशोक का बौद्ध धर्म में तब्दील होना दोस्तों किसे बताया गया है, भारुत वैरुत शिलालेख में बताया गया है। यह दोस्तों भारुत वैरुत दोस्तों राजस्थान में है। इसके बाद दोस्तों स्तंभ अभिलेख है। स्तंभ अभिलेख की बात करेंगे तो 7 स्तंभ अभिलेख दोस्तों शिलालेखों से जुड़ी वस्तुएं मिली हैं। दोस्तों यह प्रयागराज इलाहाबाद और रामपुरवा बिहार में है। लघु स्तंभ शिलालेख दोस्तों इसमें अशोक का धम्म के प्रति प्रतिबद्धता के चिन्ह बताए गए हैं, जो सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ प्रयागराज इलाहाबाद में लघु स्तंभ शिलालेख हैं। तराई स्तंभ अभिलेख दोस्तों कहाँ मिले हैं, तो अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति आदर, यह दोस्तों उसमें दर्शाया गया है और यह लुम्बिनी नेपाल में मिला है। गुफा अभिलेख में दोस्तों क्या है, तो बराबर गुफा अभिलेख, यह दोस्तों अशोक की सहिष्णुता को दर्शाता है जो बराबर पर्वत पर मिला है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है दोस्तों, 345 ईसा पूर्व में होता है। इनकी माता का नाम मुरा तथा पिता का नाम दोस्तों नंदराज था। किसके, तो चंद्रगुप्त माता की नाम क्या था, चंद्रगुप्त माता की नाम था मुरा और पिता का नाम था नंदराज, और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सम्राट घनानंद को युद्ध में हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मगध के जो सम्राट घनानंद है, किसको दोस्तों, मगध के सम्राट घनानंद को युद्ध में हराकर मौर्य वंश की यानी स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन भिक्षु यानी जैन भिक्षु मतलब साधु से भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे लिया, तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं और जैन धर्म को दोस्तों जो है क्या करते हैं, अपना लेते हैं। जैन धर्म में प्रचलित संलेखना पद्धति, दोस्तों यह जो संलेखना पद्धति इसमें क्या होता था, व्यक्ति उपवास के द्वारा दोस्तों अपने शरीर को क्या करता था, त्याग देता था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को त्याग दिया, किसके द्वारा, तो संलेखना पद्धति के द्वारा दोस्तों जो क्या करते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य अपने शरीर को त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया यानी इनकी जो पुत्री थी कार्नेलिया यानी हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। हेलन का विवाह किससे कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था।
इसके बाद दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को। धर्मस्थी यानी दोस्तों जो दीवानी न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे। क्या कहते थे? व्यवहारिक कहते थे। इसी को धर्मस्थ भी कहा जाता था। जो धर्मस्थली यानी दीवानी न्यायालय के जो प्रधान होते न्यायाधीश होते थे उन्हें व्यवहारिक कहते थे। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग यानी सप्तांग बताए गए हैं। इसके बाद दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को कुचलने के लिए किसको भेजा था? तो अशोक को भेजा था। सम्राट अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। जो सम्राट अशोक का कौशाम्बी का अभिलेख था उस कौशाम्बी को अभिलेख को हम लोग क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते। पाटलिपुत्र में क्या नहीं मिलता है दोस्तों? तो अशोक का शिलालेख पाटलिपुत्र में नहीं मिलता है। मौर्य सम्राट अशोक को उसके अभिलेखों में देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है। मौर्य सम्राट अशोक को उसके अभिलेखों में देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? तो मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। क्या था दोस्तों? पड़ था। जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम पड़ था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। क्या था दोस्तों? तक्षशिला दोस्तों मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी में है। अर्थात दोस्तों जो अशोक का अभिलेख है उसमें जो भाषा लिखी गई वो भाषा है वो प्राकृत है और जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल की राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार की दुर्भिसंधियां हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले किसको जीते थे? तो मालवा को, फिर गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। अशोक ने सहिष्णुता यानी उदारता और करुणा के आधार पर शासन किया था। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया। नंद वंश के बाद कौन से वंश ने? तो मौर्य वंश ने दोस्तों शासन किया था। इसके बाद श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। दोस्तों जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल था वह लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। दशरथ द्वारा निर्मित बराबर यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से क्या साबित होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव है वह पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। भाभू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसमें दोस्तों? तो भाभू स्तंभ लेख में दोस्तों अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? तो
तो मौर्य काल में जो सड़क निर्माण करते थे उनको एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। श्रीलंकाई शासक तिस्स ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। जो श्रीलंकाई शासक तिस्स था वह अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। जो जैन ग्रंथ जो परिशिष्ट वर्ण है में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म को अपनाने का दोस्तों क्या उल्लेख मिलता है। मौर्यों का राजकोषीय जो वर्ष है वह आषाढ़ यानी जुलाई से प्रारंभ होता है। अशोक के शिलालेख में चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र, दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख किया गया है। अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग यानी सप्तांग बताए हैं। वह सप्तांग क्या क्या थे दोस्तों? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। यह कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग यानी 7 अंग बताए थे कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। दोस्तों मौर्य प्रशासन के प्रमुख कुछ विभाग अध्यक्ष हैं, वह कौन कौन थे? आटविक दोस्तों वन विभाग का प्रधान होता था। आंतरवर्षिक जो है अंगरक्षक सेना का अध्यक्ष होता था। द्वारिक दोस्तों जो होता था वह राज प्रसाद का प्रधान अधिकारी होता था। प्रशासता दोस्तों जो है राज आज्ञाओं यानी लिपिबद्ध करने का प्रधान अधिकारी होता था। अंतपाल दुर्गों का प्रमुख होता था। व्यवहारिक यानी धर्मस्थलीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कार्मांतिक यानी उद्योगों का प्रधान निरीक्षक होता था। सन्निधाता यानी जो कोषाध्यक्ष होता था। और समाहर्ता दोस्तों जो है राजस्व विभाग का प्रधान होता था। अब दोस्तों इसके बाद संस्था, जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर थे उन्हें संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता था, जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे। और संचारा दोस्तों जो होते थे वह घूम घूम कर सूचना एकत्रित करने वाले गुप्तचर थे। और सीता दोस्तों राज्य की अपनी जमीनों से होने वाले आय को कहा जाता था। तो राज्य की अपनी जमीनों से होने वाली आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। धर्मस्थी यानी दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था। और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय मौर्यकालीन न्यायालय हैं। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। मेघस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा का अस्तित्व ही नहीं था। मेघस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा का अस्तित्व ही नहीं था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को रूपजीवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो रूपजीवा कहा जाता था। मेघस्थनीज के अनुसार समाज 7 जातियों में विभक्त था। वह 7 जातियां थी: दार्शनिक, कृषक, योद्धा, निरीक्षक, गोपालक, शिल्पी और मंत्री। प्लिनी के अनुसार टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसके अनुसार? तो प्लिनी के अनुसार दोस्तों जो था फिलाडेल्फस ने डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का टॉपिक यहीं पे होता है समाप्त। अब दोस्तों इसका जो अगला टॉपिक होगा वह मौर्योत्तर कालीन भारत के बारे में दोस्तों हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप सभी लोगों के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट एसएसटी की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है कराई जाएगी, वो भी फ्री में। आप लोगों का एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, अर्थात फ्री में दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट एसएसटी की तैयारी कराई जाएगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।